नमस्कार, आप देख रहे हैं ATV हिंदी और मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। मेरे साथ आज मेरे ख़ास प्रोग्राम शख्सियत में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत कम उम्र में एक ऐसा मुकाम बनाया है जो उस उम्र के लोगों तक वहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या है उनकी इसके पीछे मेहनतें और कैसे इस सफ़र की उन्होंने शुरुआत की, तो मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं मिस्टर अमनदीप जी से, जो कि कांग्रेस के यूथ के प्रदेश प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र के। और आइए देर ना करते हुए मैं आपकी उनसे बात कराता हूं। अमनदीप जी, स्वागत है सबसे पहले आपका ATV हिंदी में। शुक्रिया। अमनदीप जी, ये बताइए कि आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की, कैसे लगा कि आपको मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, पॉलिटिक्स ही क्यों चुना? देखिए, घर बैठ के टीवी के सामने सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान, सारी वर्ल्ड की बात करूंगा मैं। नेता की आलोचना करना, एक नेता की बुराई करना बहुत आसान है। बिल्कुल। मैदान पर उतर के उनके खिलाफ लड़ने पे जो मज़ा है जी। उस मज़े का अनुभव लेने के लिए और अपने देश के, अपने शहर की जनता का मैं कुछ भला कर पाऊँ, अपने मेहनत से, अपने हाथों से, अपने काबिलियत पे मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री किया। तो अच्छा, पॉलिटिक्स में एंट्री किया, कांग्रेस ही क्यों? या फिर आप एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह भी, एक फ्रीलांस जैसे हम कह सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी चीज़ें आप कर सकते थे? हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं काम करता आया हूँ पहले से, पर क्या मैं जो काम कर रहा था, मैं जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहा था, वो डिलीवर कहीं पे तो नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, और रही बात कि मैं कांग्रेस में क्यों हूँ, तो सर मैं कम्युनलिज्म, एक जात पात के धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों में से मैं नहीं हूँ। मैं बहुत ही साफ तरीके से अपने देश की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। उसके लिए धर्म जात पात से ऊपर उठ के मुझे काम करने की ज़रूरत थी। कांग्रेस पार्टी मेरे हिसाब से एक ही पार्टी है इस देश में जो सेक्युलर तरीके से हर आदमी को एक समान मानते हुए काम करती है, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना। आपकी ये जो इसमें शुरुआत हुई सफ़र की, राजनीतिक सफ़र की, तो काफ़ी उतार चढ़ाव, दिक्कतें, परेशानियाँ आपके सामने आई होंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक अपना एक अलग मुकाम बनाना, पॉलिटिक्स के अंदर भी इन चीज़ों की, पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या लगा आपको, कितनी दिक्कतें या परेशानियाँ सामने आई? हाँ, देखिए, दिक्कतें तो बहुत आई, पर मेरी जो टीम है उत्तर मुंबई युवक कांग्रेस से, बेसिकली मेरे इलेक्शन में मैं जिला महासचिव के तौर पर चुन के आया था। हमारे ज़िले के जो यूथ के अध्यक्ष प्रशांत गायकवाड़ जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके साथ मैं हमेशा कंधे से कंधा मिलाए काम करते आ रहा हूँ। मेरे टीम के बाकी मेंबर्स है, जैसे हमारे महासचिव धीरज आचार्य, रितेश रायचूरा और विजय शिंगे, हमारे जितने साथी हैं, उनके मदद से, देखिए ये टीम वर्क है। टीम वर्क के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक हम यूनाइटेड है, हम मजबूत है। हम बिखर जाएंगे, अकेले काम करेंगे, हम अकेले आगे बढ़ने की सोचेंगे तो हर आदमी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कौन से, जो अभी आप बात करें, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, आप लोग सरकार में शामिल हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप पहले सरकार में ना रहते हुए अब वो पूरे करें, और ऐसे कौन से चैलेंजिंग मुद्दे आपके सामने हैं जो आपको लगता है कि अभी भी उन पर काम करना बाकी है? देखिए, मुझे जिन मुद्दों पे मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ काम होना चाहिए। देखिए, मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का कहीं पे जनरेशन होता है मुंबई में होता है, पर मुंबई की जनता को आज भी मेडिकल सर्विसेज, देखो BMC महानगर पालिका ने अपनी मेडिकल सर्विसेज पूरी तरह से सुधार ली है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगाम कब लगेगी? जिस प्रकार से 2 साल में मैंने कोविड के समय में हमारी पूरी टीम ने अपनी जान पे बाजी लगाकर जनता की मदद की है। क्यों करनी पड़ी? हमें हमारी जान की बाजी क्यों लगानी पड़ी? ये हॉस्पिटल्स अपना मनचाहा चार्जेस लगाकर देश की जनता को लूटने की कोशिश कर रहे थे। इसके कारण हमने हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज़ उठाया। फिर रही बात 2 साल से कोविड के माहौल में लोगों के काम धंधे बंद हो गए, काफ़ी लोग आज भी परेशान है उस चीज़ से। तो स्कूल्स और कॉलेजेस को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को मेरे हिसाब से कुछ तो फीस में छूट देने की ज़रूरत थी उनके लिए। अच्छा, आप खुद सरकार में, और आप सरकार में होने के बाद BMC हॉस्पिटल्स पे एक सवाल उठा रहे हैं, तो आप खुद सरकार में, तो आप सवाल उठाने की ज़रूरत ही क्या है? आप खुद से उसको अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आप सरकार में हैं। देखिए, सरकार अलग तरीके से ऑपरेट करती है और महानगर पालिका, उनका ऑपरेशन करने का, उनका काम करने का सिस्टम अलग होता है। रही बात, सरकार हमारी है, हाँ मैं मानता हूँ सरकार हमारी है, पर माई मैसेज शुड बी क्लियर। मैं बहुत साफ मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं जनता के लिए आया हूँ पॉलिटिक्स में, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सरकार के लिए नहीं। जनता की आवाज़ उधर तक पहुँचाना मेरा काम है, जो मैं पहुँचाऊँगा, हमेशा पहुँचाता रहूँगा। तो अभी क्या मेन इश्यूज़ जो आप लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और एक अच्छे पद पे हैं, तो अभी कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप एक पॉइंट्स या बिंदु बना करके जिन पे आप अभी फ़िलहाल में काम कर रहे हैं? फ़िलहाल देखिए, महंगाई ने इस देश की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल और डीजल के रेट्स आप देख रहे हो। आम आदमी का क्या होगा ये सोच के तो मुझे भी डर लगता है कभी कभी।
सीएनजी को देख लीजिए, जो हमारे गरीब रिक्शा चालक है, जो टैक्सी चालक है, जो सीएनजी पे डिपेंड है, सीएनजी 70 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। इस तरीके से रेट बढ़ते रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा, रिक्शा के मीटर के रेट बढ़ेंगे, टैक्सी के मीटर्स के रेट बढ़ेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बैठ के एसी वाली कुर्सी में बैठ के खा रेट पे रेट बढ़ा रहे पर डे, उनका क्या जा रहा है? उनका पेट्रोल का पैसा वो अपने जेब से थोड़ी भरते, वो तो सरकारी फंड से पैसा भरते। जिस दिन इस देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर को, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को अपने जेब से पैसा भर के पेट्रोल खरीदना पड़ेगा ना, उस दिन उस आदमी को समझ में आएगा, उनको समझ में आएगा कि ये जो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हुई है ये गलत है और इसे तुरंत रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में पेट्रोल आज मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया से सस्ता है, जबकि वो हमसे पेट्रोल खरीदते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पे ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कमी है, ये उनकी हार है। सिर्फ बातें करना कि 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ दीजिए, 7 साल में आपने क्या किया? जिस टेलीविज़न पे, जिस कैमरा पे नरेंद्र मोदी आके चिल्लाते हैं कि 70 साल में क्या हो, 70 साल में क्या हो, वो टेलीविज़न इंडस्ट्री लाने वाले भी हमारे कांग्रेस ही है। आज इस देश में जीडीपी का हाल देखिए, जीडीपी छोड़िए, अभी जो अर्थव्यवस्था की कंडीशन इस देश में, किसी भी कॉमन आदमी को पूछिए उसका घर कैसे चल रहा है। हर आदमी कितना एडजस्ट करेगा, कितना एडजस्ट कर सकता है आदमी? एक दिन आएगा, मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि ये आक्रोश जन सैलाब बनकर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं महंगाई की अगर आप जैसे बात कर रहे हो तो आप खुद सरकार में शामिल हो, यहाँ पर आप अपने स्तर से राज्य सरकार होने के नाते आप लोग क्या इस पर लगाम लगा रहे हो? देखिए, राज्य सरकार अपने तरफ से कई तरीक़ों से पॉलिसीज़ को कई तरीके से कन्वर्ट करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पर फिर से मैं आपको बता दूं, एक्साइज स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और रही बात इस देश, इस शहर की, हमारे राज्य के इसको महंगाई को घटाने की, तो जो जीएसटी के नाम पे गब्बर सिंह टैक्स जो नरेंद्र मोदी ने वसूला इस शहर की, इस देश की जनता से, आज भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और कई सारे सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल से जीएसटी रिटर्न आना बाकी है। वो आएगा, जनता में उस पैसों से कुछ उनके लिए किया जाएगा। तो अभी आप चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है, आपको देख करके कुछ प्रेरणा लेके वो राजनीति में आना चाहेंगे, तो उनके लिए आप एक क्या सुझाव देना चाहेंगे और मैसेज क्या है? आने वाले नगर पालिका के चुनाव में सोच समझ के वोट करिएगा, कांग्रेस को वोट करिएगा और बहुमत से जिताइएगा। क्योंकि जो पार्टी हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पे सिर्फ वोट वसूल सकती है, पर बदले में आपको डेवलपमेंट, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ नहीं दे पाएगी। क्योंकि इस पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे देश का भला हो सके। धन्यवाद अमन जी हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे अमनदीप जी, और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए और अगले किसी शख्सियत के साथ मेरे इंटरव्यू के लिए बने रहिए ATV हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।